नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, दुनिया के हर स्वतंत्र राष्ट्र का अपना ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले हुआ था। दोस्तों, आज 2 अगस्त है और आज के दिन ही हमारे भारतीय तिरंगे को बनाने वाले श्री पिंगली वेंकैया जी की जयंती है। दोस्तों, आज हम भारतीय तिरंगे के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं और साथ ही हमारे भारतीय तिरंगे को बनाने वाले उस महान शख्स के बारे में भी बातें करेंगे जिन्होंने हमारे भारतीय तिरंगे को बनाया है। दोस्तों, तिरंगा मतलब देश की आन बान और शान से देखा जाता है। तिरंगा कितना महत्वपूर्ण है ये हर भारतीय बखूबी जानता है। यह केवल झंडा नहीं बल्कि एक आजाद देश का प्रतीक के रूप में माना जाता है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, लेकिन बहुत कम ही लोगों को ये मालूम होगा कि भारतीय तिरंगे को पिंगली वेंकैया नामक शख्स ने डिजाइन किया था। दोस्तों, 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतीयों को एक धागे में पिरोकर रखे और उनकी इस पहल को एस.बी. बोमान जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की और 1921 में आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया जी ने देश की एकता को दर्शाते हुए भारत का तिरंगा झंडा तैयार किया था। उस समय तिरंगे में केसरिया रंग की जगह लाल रंग था। लाल रंग हिंदुओं के लिए, हरा रंग मुसलमानों के लिए और सफेद रंग शांति का प्रतीक था और झंडे में चरखे की जगह दी गई थी जो भारत की प्रगति को दर्शाता था। दोस्तों, वेंकैया जी महात्मा गांधी से काफी प्रेरित थे। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के लिए उन्हीं से सलाह लेना बेहतर समझा। गांधी जी ने उन्हें ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बनेगा। दोस्तों, पिंगली वेंकैया जी लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बनाकर लाए, पर गांधी जी को यह ध्वज ऐसा नहीं लगा कि जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। फिर 1931 में लाल रंग को हटाकर केसरिया रंग का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, हालांकि राष्ट्रीय ध्वज में रंग को लेकर बीच बीच में तरह तरह के विवाद चलते रहे हैं। हालांकि दोस्तों, जब वेंकैया जी द्वारा तैयार किया गया 2 पट्टियों और गांधी जी के चरखे वाला झंडा प्रचलन में आ गया, तब कांग्रेस के अधिवेशन में इसी झंडे को लगाया जाने लगा था। इसी बीच जालंधर के लाला हंसराज ने वेंकैया जी से मुलाकात की और उन्हें झंडे को लेकर कुछ सुझाव दिए। लाला हंसराज ने झंडे के बीच में एक चक्र चिन्ह बनाने का सुझाव दिया। इसके बाद गांधी जी ने वेंकैया को सुझाव दिया कि वे झंडे में शांति के प्रतीक के रूप में सफेद रंग को भी शामिल करें। यानी कहा जा सकता है कि तिरंगे में चक्र का क्रेडिट लाला हंसराज को जाता है तो सफेद पट्टी गांधी जी को। दोस्तों, भारतीय ध्वज आगे भी अपडेट होता रहा है। साल 1931 में जब कांग्रेस ने केसरिया, सफेद और हरे रंग से बने झंडे को स्वीकार किया, हालांकि इस समय तक झंडे में अशोक चक्र नहीं था बल्कि चरखा था और इसी साल तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पास किया गया। ये झंडा वर्तमान तिरंगे से मेल खाता था और 16 सालों तक कांग्रेस समेत देश भर में इसी झंडे को इस्तेमाल होता रहा। इसके बाद संविधान सभा ने 21 जुलाई 1947 को इस झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया। भारत की आजादी के बाद बस इसमें एक बदलाव और हुआ और चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। दोस्तों, तिरंगा झंडा डिजाइन करना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए पिंगली वेंकैया जी ने 5 सालों तक दुनिया भर के राष्ट्रीय झंडों की स्टडी की। इसके बाद उन्होंने 30 डिजाइन पेश किए, जिसमें से तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में चुना गया। दोस्तों, थोड़ा सा पिंगली वेंकैया जी के जीवन परिचय पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, पिंगली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1876 या 1878 को मछलीपट्टनम के पास भटला पेनुमरू में हुआ था, जो अब भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। उनके माता पिता हनुमंत रायडू और वेंकट
रत्नम थे। उन्होंने मछलीपट्टनम के हिंदू हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने अपना बचपन कृष्णा जिले के विभिन्न स्थानों जैसे यारलगाढ़ा और पेदाकल्लेपल्ली में बिताया। उन्होंने पमारू गांव के कर्नम की बेटी रुक्मिना से विवाह किया और 19 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए और दूसरे बोअर युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में तैनात किए गए, जहां उनकी पहली बार गांधी जी से मुलाकात हुई। युद्ध के दौरान जब सैनिकों को ब्रिटेन के राष्ट्रीय ध्वज यूनियन जैक को सलामी देनी थी, तब वेंकैया को भारतीयों के लिए एक ध्वज की आवश्यकता का एहसास हुआ। वेंकैया जी ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में भू विज्ञान में डिप्लोमा प्राप्त किया और 1911 से 1944 तक उन्होंने मछलीपट्टनम में आंध्र नेशनल कॉलेज में व्याख्याता के रूप में काम किया। 1924 से 1944 तक इन्होंने नेल्लोर में अभ्रक पर शोध किया। उन्होंने भूमि विज्ञान पर थल्ली राय नामक एक पुस्तक भी लिखी है। वेंकैया को लोकप्रिय रूप में डायमंड वेंकैया भी कहा जाता है, क्योंकि वे हीरे के खनन के विशेषज्ञ भी थे। उन्हें पट्टी वेंकैया भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय कपास की मुख्य किस्मों पर शोध करने में लगाया और कंबोडियन काटन नामक एक किस्म पर विस्तृत अध्ययन भी किया। वह एक बहुभाषी थे जो जापानी और उर्दू सहित कई भाषाओं में पारंगत थे। उन्होंने 1913 में बापटला के एक स्कूल में जापानी में एक पूर्ण भाषण दिया। तब से उन्हें जापान वेंकैया के रूप में भी जाना जाने लगा। और जब वेंकैया जी 1906 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सन्न में शामिल हुए, तो वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक ध्वज डिजाइन करने के लिए प्रेरित हुए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की बैठक में ब्रिटिश ध्वज फहराने के विचार का विरोध किया था। वेंकैया जी ने संभावित डिजाइनों पर काम किया। उन्होंने स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में नवगठित स्वराज आंदोलन के झंडे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। विभिन्न महत्व और भारतीय संस्कृति, विरासत और इतिहास के साथ संबंधों वाले झंडों के 25 से अधिक मसौदे थे और 1916 में इन्होंने भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें ध्वज के 30 संभावित डिजाइन थे। और 1918 से 1921 तक इन्होंने मछलीपट्टनम में आंध्र नेशनल कॉलेज में काम करते हुए कांग्रेस नेतृत्व के लिए विभिन्न विचारों का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, वेंकैया जी गांधीवादी विचारधारा के अनुसार विनम्रता पूर्वक जीवन व्यतीत किया और 1963 में उनकी मृत्यु हो गई। वेंकैया की बेटी घंटासला सीता महालक्ष्मी का 21 जुलाई 2022 को 100वीं वर्ष की आयु में निधन हो गया। वेंकैया और पहले ध्वज की स्मृति में एक डाक टिकट 2009 में जारी किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो के विजयवाड़ा स्टेशन का नाम 2014 में उनके नाम पर रखा गया था और 2012 में उनका नाम मरणोपरांत भारत रत्न के लिए भी प्रस्तावित किया गया था। हालांकि इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और 1995 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव ने हैदराबाद के टैंक बंड रोड पर 31 राज्य प्रतीकों में से एक वेंकैया की एक प्रतिमा बनवाई थी। जनवरी 2015 में विजयवाड़ा में ऑल इंडिया रेडियो भवन के प्रांगण में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने उनकी एक प्रतिमा का अनावरण भी किया था। पूरे आंध्र प्रदेश में वेंकैया की मूर्तियां बनाई गई हैं। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। यह हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। पिछले 5 दशकों से अधिक समय से सशस्त्र सेना बलों के सदस्यों सहित अनेक नागरिकों ने तिरंगे की पूरी शान को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन न्यौछावर किए हैं। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।